हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा था, जिसमें हम रिवाइज कर रहे थे इसकी क्वेश्चन आंसर्स को। तो आज के सेशन में भी वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नए प्रश्नों पर बात करेंगे। उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे जो क्वेश्चंस आपने लास्ट सेशन में पढ़े थे उनका, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप यानी कि वस्तुओं के समूह बनाने में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। वस्तुओं का समूह क्यों बनाया जाता है, वर्गीकरण आपका क्या होता है, तो वस्तुओं के समूह बनाने को ही आप वर्गीकरण कहते थे, ठीक है ना। जहां पर कि आपने अलग अलग वस्तुओं के समूह बनाए थे, और जब आप समूहों में वर्गीकृत कर रहे हैं वस्तुओं में, तो उनमें कुछ समानताएं हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है, या फिर उनमें पाई जाने वाली असमानताओं के कारण वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे गुणों पर हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी। लास्ट सेशन का आपका क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है उसका मतलब क्या होता है। उसका अर्थ होता है कि वस्तु, बहुत सारे ऑब्जेक्ट सपोज आपको दे दिए गए हैं, अब आपको उनका क्या करना है, उनको छांटना है, पहले तो सॉर्ट करना है, ठीक है ना। और फिर छांट करके आप क्या करेंगे, कैसे उनकी छटनी करेंगे। आपके पास कुछ गुण होने चाहिए पर्टिकुलर, कि इन गुणों के आधार पर हम वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। तो कोई भी आप गुण ले लेंगे जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जाना है, ठीक है ना। तो इसी को जब आप वस्तुओं में पाई जाने वाली उनकी जो गुण है या विशेषताएं हैं, उनको देखकर उनमें समानता के आधार पर या उनमें उपस्थित असमानताओं के आधार पर आप वर्गीकरण करते हैं, तो इसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ओके। Classification is the grouping or sorting together of things possessing similar or dissimilar characteristics और प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। वस्तुओं में उन पाए जाने वाले गुणों में समानता या असमानता के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांटना, ये एक समूह में रखना, ये बेसिकली समूहीकरण जिसे कहा जाता है, वही आपका क्या है यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है। तो कभी भी वस्तुओं की पहचान करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी करनी हो, या फिर एक सिस्टमैटिक नॉलेज के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है। तो इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन से यानी वर्गीकरण से आपका कार्य कुछ हद तक आसान हो जाता है, चीजों को पढ़ने में, उनको समझने में, या उनके बारे में जानकारी ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स का की पहचान करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई करेंगे उनको, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लोकेटिंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स, ओके, मेकिंग द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स easy and more meaningful. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज मरकरी यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर, मरकरी का उपयोग थर्मामीटर बनाने में क्यों किया जाता है। क्योंकि मरकरी आपका क्या है, एक तो धातु है, और ये ऊष्मा का बहुत अच्छे से चालन करती है, कंडक्शन अच्छा होता है ऊष्मा का, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और ऊष्मा, ये जो आपकी मरकरी है, पारा भी जिसे कहा जाता है, ये सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त चमक इसमें बहुत अच्छी होती है, तो आप इजीली टेम्परेचर रीड कर सकते हैं। जब भी थर्मामीटर में आपका टेम्परेचर आपको पढ़ना हो, तो पारा उसमें यानी मरकरी उसमें हेल्प करता है, क्योंकि वो चमकदार होता है। So mercury is good liquid at room temperature. मरकरी सामान्य ताप पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जा रही है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का एक अच्छा चालक है। मरकरी हैज लस्टर, सो इट इज इजी टू रीड द टेम्परेचर शोन बाय द लेवल ऑफ मरकरी। ओके, ये चमकदार होता है, और इस वजह से क्या होगा, आसानी से हम टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप। किस आधार पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की जाती है या उनका समूह बनाया जाता है। तो आधार क्या है, जो भी उनमें पाए जाने वाले गुण हैं उन्हीं को आधार बनाया जाता है, जो उनकी विशेषताएं हैं उनको आधार बनाया जाता है, उनकी भौतिक अवस्था हो गई उसको आधार बनाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनके आधार पर आप लोग वर्गीकरण करते हैं। आकार के आधार पर कर सकते हैं, आकृति किस प्रकार की है उस आधार पर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर कर सकते हैं, उस वाटर के साथ वो सॉल्युबल है या नहीं है, इसके आधार पर आप लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वर्गीकरण के लिए एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टरिस्टिक को लेकर नहीं चलेंगे, वर्गीकरण तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा था जहां पर सैंड, शुगर, कॉपर सल्फेट लिया गया था, तो ऑड वन आउट आप लोग कर रहे थे, तो आपने बोला सैंड अलग होगी इस ग्रुप से, क्यों, क्योंकि वो वहां पर इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। एक दूसरा आपने ग्रुप लिया था जहां पर आपकी सारी मेटल थी, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और उसके साथ भी सैंड थी, तो वहां पर भी आपने सैंड को अलग किया। तो दोनों जगह आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज किया, ठीक है ना। पहले वाले में आपने बोला कि क्योंकि ये इनसॉल्युबल है और डिसॉल्व नहीं होती है वाटर में, तो इसलिए हम इसको ग्रुप से बाहर कर रहे हैं। दूसरे में आपने बोला क्योंकि सारी ही धातुएं हैं, सारी ही विद्युत का चालन करती हैं यहाँ पर, और सब में ही एक शाइन है, सब आपकी हार्ड होंगी, तो इस तरह से आपने उसको एक साइड रख दिया कि यहाँ पर क्योंकि ये धातु नहीं है इसलिए हम इसको वर्ग से अलग कर रहे हैं। तो आपका वर्गीकरण आपने वहां पर भी किया, दोनों ही जो पॉइंट है उनमें आपने वर्गीकरण किया दोनों ही स्थान पर, लेकिन वर्गीकरण के लिए आधार दोनों स्थानों पर अलग अलग चीज को माना गया, यानी अलग अलग गुणों को हमने वहां पर देखा। तो इसी तरह से जब यहाँ पर बात की जा रही है कि किस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा वस्तुओं का, तो वस्तुओं में ही जो विशेषताएं आपको देखने को मिल रही हैं उनके आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। ओके, द ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स: साइज, आकार, शेप, आकृति, कलर, रंग, हार्डनेस, कठोरता, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जल में विलेयता, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, यानी मैग्नेट के प्रति आकर्षण यानी चुंबक के प्रति आकर्षण दिखाते हुए भी हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, समूहों में विभाजित कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का चालन, ठीक है। चलिए इनको नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी नीड द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें ग्रुपिंग की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसे कि मैंने पहले ही जो क्लासिफिकेशन के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आया था जिसमें आपने बोला कि ग्रुपिंग जो है वो क्यों इसेंशियल है, तो उसी के आधार पर आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जब आप वस्तुओं को समूहों में विभाजित करते हैं तो वही है, आप इजीली उसके बारे में जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू अरेंज देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अगर वस्तुओं को आपने ग्रुपिंग कर दी है, जैसे मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, आपके आसपास कोई शॉप होगी, कोई जनरल स्टोर होगा, वहां पे आपने देखा रहता है कि सामान को किस तरह से एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया जाता है, तो ये ग्रुपिंग के ही कारण हुआ है। शॉपकीपर क्या करते हैं या जो आपका सेल्समैन है वो क्या करेगा, वो उस कोई भी जो एक तरह के का सामान होगा, जैसे कुछ टेबल होंगी, खाने योग्य सामान होगा, तो उसको एक साइड रखेंगी, उनमें भी फिर कैटेगरी होगी, फिर उनको उस कैटेगरी के आधार पर अलग अलग बांटा जाएगा, और नॉन इटेबल थिंग्स होंगी जिनको खाया नहीं जाएगा उनको एक साइड रखेंगे, उनमें भी जैसे स्टेशनरी है वो अलग होगा, जैसे आपका क्लीनिंग वगैरह का प्रोडक्ट्स हैं वो अलग होंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर रखी है, ग्रुपिंग कर रखी है सामान की, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर सकते हैं वो इसके द्वारा ग्रुपिंग करके, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ग्रुप्ड आर इजी टू हैंडल,
अभी उनको पता है कि कौन सी शेल्फ में मैंने कौन सा सामान रखा है। तो अभी यहाँ पर कोई भी कस्टमर आएगा, उसे कुछ भी चाहिए, वो एक साथ दो दो तीन तीन कस्टमर को हैंडल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामान को अपने, या जो भी वहाँ चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया है। तो उनके लिए आसान है कि वो उस पूरे सभी ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, आसानी से हैंडल कर सके। When grouped, it is easy to know the properties of an object clearly. Grouping also makes easy to compare two objects. जब आप ग्रुपिंग कर लेते हैं, समूहीकरण जब हो जाता है, तो वो उसके द्वारा आप किसी भी वस्तु के गुणों को आसानी से समझ सकते हैं। ओके। और इसके अलावा आप किन्हीं भी दो वस्तुओं के, अगर आपने ग्रुपिंग कर ली है, अलग अलग दो ग्रुप बना लिए हैं, तो दोनों ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स में आप आसानी से भिन्नता का पता कर सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं, उनका पता कर सकते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प द शॉपकीपर। वही जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, उसी का क्वेश्चन आ गया कि ग्रुपिंग किसी शॉपकीपर को किसी दुकानदार को किस प्रकार से हेल्प करती है। तो वो आसानी से अपना सामान दे सकता है, उसको, उनको पता है कि सामान कहाँ पर रखा गया है, कौन से ग्रुप में कौन कौन से सामान है, तो वो आसान बना देता है उनके काम को, जिससे कि समय की भी बचत होगी। द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट in proper way makes it easier to work. When we go to purchase some things, the shopkeeper locates it easily because there are separate shelves to put various items and similar things are kept at one place. If he randomly places all of these, he would never be able to find them so quickly and easily. ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं, अगर वो वस्तुओं का समूह बनाकर नहीं रखते हैं, वो अगर ग्रुपिंग नहीं करते हैं, तो सामान कहीं भी पड़ा हुआ रहेगा, जिससे कि उनको किसी भी सामान को देने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए क्या किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है। एक जैसा सामान एक ही शेल्फ में रखा जाता है, ताकि इजीली उनको याद रहे और आसानी से अगर कस्टमर ने कोई सामान मांगा है तो उसको आसानी से दे सकते हैं, ज्यादा समय ना लगाकर। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेम द वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम विच फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेड। कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, वो किस चीज से, उन किस मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, किस किस से बन सकते हैं। शूज की बात कर रहे हैं, शूज आपका कपड़े का बनता है, कैनवस, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इस तरह से आप बहुत सारे चीजों के शूज बने हुए देखते हैं। चेयर, कुर्सी किसकी बनी हुई होती है, किसी मेटल की बनी हुई हो सकती है, लकड़ी की बनी हुई हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती है। कॉइन की बात कर रहे हैं, कॉइन आपका मेटल का बना हुआ हो सकता है, अलग अलग टाइप के। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल बर्तन आपके किस किस के देखे हैं आपने, कांच के बर्तन देखे हैं, स्टील के बर्तन देखे हैं, लोहे के देखे हैं, अलग अलग धातुओं के आपने बर्तन देखे हैं। इसके अलावा आपने मेलामाइन के बर्तन देखे होंगे। क्लोथ्स, कपड़ों की बात करेंगे तो कपड़े आपके अलग अलग फैब्रिक होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है, रेयन होता है, पॉलिस्टर होता है। ठीक है ना? इस तरह से अलग अलग प्रकार के आपने फैब्रिक से कपड़े बने हुए देखे हैं। ठीक है, चलिए। शूज, लेदर, रबर, प्लास्टिक, कैनवास, चेयर, वुड, मेटल, प्लास्टिक, कंक्रीट, कॉइन्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यूटेंसिल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्लोथ्स, कॉटन, वूल, सिल्क, रेयन, नायलॉन। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजों के बारे में बता सकते हैं कि ये किससे बने हुए होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 4 मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक स्कूल बैग्स। नेम एनी 4 मटेरियल्स, कोई भी 4 चीजों के आपने नाम बताने हैं जिनसे कि आप एक स्कूल बैग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो स्कूल बैग बनाने के लिए कपड़ा आपको चाहिए होगा, कोई फैब्रिक, ठीक है ना। मेटल आपको कोई चाहिए हो सकते हैं, प्लास्टिक चाहिए होता है, रबर चाहिए होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें लगती हैं बैग बनाने में। तो 4 चीजें, कोई भी 4 चीजें बोला है। क्लोथ ऑफ कॉटन, जूट, नायलॉन एक्सेट्रा, ठीक है। किसी भी चीज का कपड़ा हो सकता है, प्लास्टिक आपका हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है, और अलॉय हो सकता है जिससे कि आपको क्या करना है, बैग बनाना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, लिस्ट एनी 3 सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड इन योर होम। 3 विलियनों के नाम बताने हैं जो आप अपने घरों में यूज करते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आप लोग यूज करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक, लाइम जूस एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो कोल्ड ड्रिंक में आपके कितने ही प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं जिनको आप लोग घरों में उपयोग में लाते हैं। सॉल्यूशन का यूज बेसिकली इसलिए किया जा रहा है, विलियन वैसे तो आप इसको समांगी मिश्रण बोलते हैं, यानी कि एक मिक्सचर होता है। जैसे अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक मिक्सचर ही है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या क्या है आपका, सब आपने सॉल्ट लिया, उसमें पानी मिला दिया है, तो वो सॉल्यूशन है आपका। बेसिकली आप लिक्विड की बात कर रहे हैं, एक द्रव की बात कर रहे हैं। विलियन में जब भी बात होगी तो द्रव की बात होगी। यहाँ पर आगे जाके आप अलग अलग प्रकार के विलयन की बात करेंगे, जिसमें ठोस विलयन भी होंगे, द्रव विलयन भी होंगे, गैसीय विलयन भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है। तो जल बहुत सारी चीजों को अपने में डिसॉल्व करने का गुण रखता है। आप लोग जानते ही हैं, वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, सो इट इज नीडेड बाय द बॉडी। इट इज ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ अवर बॉडी सेल्स, ठीक है ना। और ये हमारी बॉडी सेल्स का सबसे मेजर पार्ट कवर करता है आपका। नेक्स्ट है, व्हाई इज टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ। टम्बलर आपका बेसिकली लिक्विड को या जैसे पार्ट वाटर को स्टोर करने के लिए रखा जाता है आपका। तो वो कपड़े से बना हुआ क्यों नहीं होता है। कपड़े से इसलिए नहीं बनाया जाता है नॉर्मल फैब्रिक से, क्योंकि कपड़े में होते हैं छिद्र, जो उसका धागा है या फाइबर है या यान जिसे आप बोल रहे हो, उस यान के बीच में उसके छिद्र पाए जाते हैं। तो उन छिद्रों से आपका जो लिक्विड है या वाटर है वो ऊज आउट कर सकता है, बाहर निकल सकता है। तो इसलिए किसका उपयोग किया जा रहा है, आपके ऐसे टम्बलर का उपयोग किया जा रहा है जिसमें ऐसे छिद्र ना हो। तो मेटल के टम्बलर देखे होंगे आपने, प्लास्टिक ग्लास के टम्बलर देखे होंगे, फैब कपड़े के अपने कोई टम्बलर नहीं देखा है, ठीक है। जनरली दिस इज बिकॉज वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। टम्बलर का यूज बेसिकली किसको किया जाता है, आपका लिक्विड को रखने के लिए। अ टम्बलर मेड ऑफ पीस ऑफ क्लोथ कैन नॉट बी यूज टू कीप वाटर। तो जल को रखने के लिए ऐसे टम्बलर का यूज नहीं किया जा सकता जो कि कपड़े से बना हुआ हो। सो टम्बलर इज मेड विद अ मटेरियल विच हैज अ प्रॉपर्टी टू होल्ड द लिक्विड। ऐसे चीज से बने हुए टम्बलर का यूज करेंगे कि जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो आपके लिक्विड को होल्ड कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका टम्बलर कपड़े से नहीं बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल रफ एंड स्मूथ सरफेसेस। रफ और स्मूथ सरफेसेस के एग्जांपल देने हैं आपने। रफ सरफेस कौन सी है, स्मूथ सरफेस कौन सी है। रफ सरफेस मटेरियल विच हैव अनइवन सरफेस और ridges कैन बी टर्म्ड एज अ रफ सरफेस, ठीक है ना। एग्जाम्पल कोल, ऐसे मटेरियल जहां पर आप क्या कह रहे हो, जो उनकी सरफेस है ना वो अनइवन है, एक जैसी नहीं है, तो उनको क्या कहा जाएगा, खुरदुरी सतह कहा जाएगा। वहीं पर स्मूथ सरफेस, जो आपकी समतल सतह होगी वो कौन सी है, मटेरियल विच आर प्लेन एंड हैव एन इवन सरफेस आर टर्म्ड एज अ स्मूथ सरफेस।
स्मूथ सरफेस किसको कहा जा रहा है? जिसकी इवन सरफेस होगी। ओके, एग्जाम्पल मार्बल। तो कोल हो गया रफ सरफेस का एग्जाम्पल, और मार्बल हो गया आपका स्मूथ सरफेस का एग्जाम्पल। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। लिस्ट थ्री लिक्विड्स which are miscible in water। ऐसे तीन द्रवों के नाम बताइए जो आपका द्रव के साथ मिश्रणीय है, यानी द्रव में उनको मिलाया जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएंगे, अलग अलग लेयर्स फॉर्म नहीं होंगी। तो मिल्क के केस में आपने ये देखा है कि मिल्क अगर दूध में पानी डालो या पानी में दूध डालो तो अलग अलग नहीं दिखता कि ये पानी है या फिर दूध है, वो दोनों एक मिश्रण बना लेते हैं। ठीक है ना। ग्लिसरीन, सॉफ्ट ड्रिंक में भी यही होता है। ठीक है। और इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो आपका आपस में मिलते नहीं हैं और अलग अलग लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं। जैसे आपने पानी और तेल का मिश्रण देखा होगा तो वो अलग अलग आपका अलग अलग लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं, जिनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट कंडीशंस when pure water can lose transparency। आंसर वाटर ऑन कूलिंग। जब पानी को क्या पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सी कंडीशन है जहां पर जल जो है, जल कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, लेकिन वो अपनी पारदर्शिता को खो देता है। वाटर ऑन कूलिंग, जब आपने देखा होगा पानी जब को ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है, फ्रीजेस, फ्रीजेस टू फॉर्म आइस। ठीक है, और क्या बनाता है? आपका आइस बनाता है, यानी कि बर्फ। और वो बर्फ कैसी होती है? वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट। ठीक है। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है आपके पास। लिस्ट दी फॉलोइंग substances as soluble and insoluble in water। जिसमें क्या क्या है? सैंड है, सॉल्ट, शुगर, पेंट, चिली पाउडर,
देसी घी, फ्लोटिंग पेपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। इसमें आपने बेसिकली ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप किस बेसिस पे बनाने हैं कि वो जल के साथ विलेय है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप में कुछ और क्वेश्चंस पर बात की। आने वाले सेशन में हम कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।